नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्रॉन पब्लिकेशन का बिहार का सामान्य ज्ञान, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। आद, आधुनिक का अर्थ है नए जमाने का वर्तमान काल, एक ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य की नियति को पूर्व परंपरा से संबंध न मानकर नए युग की स्थितियों के अनुसार होने के अर्थ में लिया जाता है। मुगल काल में भारत का संबंध यूरोपीय देशों से हुआ और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। 1620 में पटना में रॉबर्ट ह्यूज ने फैक्ट्री स्थापित की। यूरोपीय व्यापारियों ने बिहार के कई स्वरूप में तीव्रता के साथ परिवर्तन आने शुरू हो गए। कई स्थानों पर उद्योग स्थापित किए। यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क से बिहार में पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप में तीव्रता के साथ परिवर्तन आने शुरू हो गए। इसी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन बिहारी समाज में आए, उसे ही हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया रही है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ आधुनिक काल की रेखा निर्धारित किया है। यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। मध्यकालीन बिहार सूती, रेशमी वस्त्र, अनाज, सोरा, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी था। गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार होता था। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। यूरोपवासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था। इसलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिए। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। इसे उन्हें भारी लाभ होता था। हॉलैंड डच के व्यापारी ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी नेपाली कोठी के निकट में थी। इसकी स्थापना 1774 में के लगभग हुई थी। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति मात्र थी। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चारनाक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। वह इस पद का 1680-81 तक रहा। बिहार का सूबेदार शास्त्रा खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चारनाक क्षुब्ध हो गया था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने व्यापार के सिलसिले में बिहार का दौरा करते रहे। फ्रांसीसी यात्री तैवर्निये ने अपनी डायरी में लिखा, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी। पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया, परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंद्रनगर पर थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर बंगाल में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे बिहार के मंडियों से वस्तुओं को खरीद कर चंद्रनगर ले जाते, फिर वहां से फ्रांस। यूरोपीय व्यापारी मार्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य एवं पश्चिमी एशिया, अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। यूरोपियन व्यापारी मुगल पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों के आतंक के साये में व्यापार करते थे। फिर भी यूरोपियन व्यापारियों की वजह से बिहार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रधान अड्डा
भी बन गया था। पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को 1766 में बिहार का नायब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायब धीरज नारायण को अराजकता फैल जाने के कारण पद से हटा दिया गया, जिससे वह भी अंग्रेज का विद्रोह हो गया। 1767 में बिहार का नायब सिताब राय ने बने। इनके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी थॉमस रॉम्बोल्ड नियुक्त हुआ था। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था। उसने पटना की समृद्धि, धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया। वह 1630 से 1634 तक बिहार में रहा था। बिहार में कंपनी के द्वैध शासन की व्यवस्था 1775 से 1772 तक। 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर के युद्ध ने बिहार की राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट करा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुआ। इसके पश्चात मुगल बादशाह आंतरिक स्थिति, षड्यंत्र, सरदारों द्वारा दगाबाजी आदि से तंग आकर तथा अंग्रेज के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राजस्व प्रशासन प्रदान कर दी। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार कर दिया। इस तरह इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी इन सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गया। इस तरह बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। संधि के तहत कंपनी ने लगान वसूलने और असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, परंतु प्रशासन, निजामत और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब को अधिकार में ही रहा। शासन को इन दो वर्गों में बांटकर दो विभिन्न शक्तियों के हाथों में देने के कारण इस शासन को दोहरा या द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। कंपनी सरकार ने 2 नायब नियुक्त किए, बंगाल के रजा खां तथा बिहार के लिए सिताब राय। इसके साथ अंग्रेज राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते गए। बंगाल के नवाब को 50 लाख प्रति वर्ष भत्ता देकर संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अधीन कर ली। इस प्रकार कंपनी ने प्रत्यक्ष किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में नहीं ली और न ही प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व, परंतु व्यावहारिक रूप से लगान वसूलने के साथ साथ सेना भी उसके पूर्ण नियंत्रण में थी। बिहार और बंगाल के नवाबों के माध्यम से अंग्रेज धन प्राप्त करने लगे। अंग्रेज मुगल, अफगानी तथा भारतीयों पर द्वैध शासन के माध्यम से नियंत्रण करते चले गए। द्वैध शासन तथा अकाल के बिहार में अव्यवस्था फैला दी। इसे रोकने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, परंतु इस परिषद के सदस्यों में आपसी सामंजस्य न रहने के कारण अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस प्रकार द्वैध शासन के काल में बिहार की स्थिति क्रमशः दयनीय होती चली गई। कंपनी सरकार सिर्फ धन इकट्ठा करना चाहती थी, यह उनकी प्रमुख नीति थी। लगान व बकाया वसूलने का कार्य बर्बरतापूर्वक किया जाने लगा, जिससे किसान, व्यापारी और आम जनता परेशान होने लगे। उन्होंने कंपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया।
बिहार में द्वैध शासन स्थापित थी, जिसका बुरा असर विकास के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ने लगी। बिहार की जनता द्वैध शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे। अंततः 1772 में द्वैध शासन हटाकर गवर्नर का शासन स्थापित किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। उसने द्वैध शासन की असफलता को देखते हुए उसे समाप्त कर दिया और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। विद्रोह एवं प्रतिरोध। दरभंगा, डुमरांव, टेकारी, छोटा नागपुर, खास मानभूम, सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि राज्य पर कंपनी सरकार की नियंत्रण के साथ उसके अधीनस्थ राजाओं, जमींदारों के साथ उनकी राजस्व वसूली क्षेत्रों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे परंपरागत व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था भी स्थापित करते गए। इस व्यवस्था से राजा, जमींदार और उनकी प्रजा भी परेशान हो उठे। वे रियासतों के आंतरिक मामले में भी दखल देने लगे। जमींदारियों की सीमाओं को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। राजाओं, जमींदारों की उपेक्षा करते हुए किसानों से सीधा बंदोबस्ती करने लगे। उससे मालबंदी के नाम पर राजाओं, जमींदारों, छोटे बड़े भू मालिकों से वसूली के झगड़े उठ खड़े हुए। माल गुजारी के लिए ऐतिहासिक रियासतों को भी नीलामी पर चढ़ाए जाने से राज परिवारों की ओर से प्रतिरोध किया जाने लगा। जनजाति समान कंपनी सरकार से लड़ने भिड़ने के लिए उठ खड़े हुए। विद्रोह में आइए देखते हैं पहला नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। पलासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। मीर जाफर की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई, तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दी। इससे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। फ्रांसीसी ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया था। कंपनी और नैनियों के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। वे आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कंपनी के कारखाने में देते थे। वे कलबी सोरा 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा सोरा 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे तथा नोनिया को 12, 14 और 15 आना प्रति मन देते थे, जिसे सोरे के लिए कंपनी आसामियों को 1 रुपये 12 आने प्रति मन से ज़्यादा देती। कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपये प्रति मन खुशी से देने को तैयार रहते थे। नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों की लालची से अवगत हो गए। तब उन्होंने कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगे। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे कि सोरा मेरे आसामियों को ही बेचे। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका यह विद्रोह 1770 से 1780 तक जारी थी। दूसरा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही चारों ओर अराजकता फैल गई। अराजकता के उस वातावरण में भी साधु संत फकीरों की टोली घर घर अलख जगाने के लिए भ्रमण करते थे। भारतीय संस्कृति, समाज और परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी सन्यासियों की टोली को दस्युओं का गिरोह तथा भेदिया समझकर उन पर आक्रमण करने लगे। 1700
1969 से ही किसान बंदोबस्ती व लगान वृद्धि के लेकर बिहार के किसान कंपनी सरकार से भड़के हुए थे। साधु संतों फकीरों को पकड़ पकड़ कर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाने लगा। आश्रमों मस्जिदों में इसकी प्रतिक्रिया हुई। गुरुओं ने अपने अनुयायी से कहा, देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी योद्धा वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंग्रेजों तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे। सारण में 5,000 सन्यासियों ने कंपनी के सैनिकों से युद्ध किया और हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया। सारण के आरक्षी अधीक्षक कैप्टन हे ने पटना से सैनिक मंगवाकर हुसैनपुर किला पर आक्रमण कर उसे तोप से उड़ा दिया, जिससे हजारों सन्यासी मारे गए। पूर्णिया में भी इस तरह के आक्रमण हुए। वहाँ के निरीक्षक डकरेल बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा से आने वाले सन्यासियों को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाने लगे। पटना के चारों ओर विद्रोही सन्यासी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें ग्रामीण उन्हें सहयोग कर रहे थे। गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने घोषणा की कि जिस गांव के किसान दस्यायु सन्यासी के बारे में प्रशासन को सूचना देने से मना करेगा, उसे गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। ग्रामीणों को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाने लगा। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल से आरंभ हुआ था और विभिन्न रूपों में 1800 ईस्वी तक चलता रहा। मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि सन्यासियों के गुरु थे। ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह दक्षिण बिहार के पूर्वी सिंहभूम में ढाल राजाओं का शासन था। ढाल राजा पर कर देने का दबाव डाला जाने लगा। ढाल राजा कर देने से मना कर दिया। कंपनी सरकार द्वारा जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया। उसने ढाल राजा के एक भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। कंपनी सरकार की सेना ने ढाल राजा को पराजित कर दिया। ढाल राजा क्रोध में आकर अपनी संपत्ति सहित राजमहल को आग के हवाले कर दिया। इस खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को कैप्टन फर्ग्यूसन ने कब्जा कर लिया और पटना काउंसिल के जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल 5,500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर ली थी। एक वर्ष बाद जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेज के विरुद्ध हो गया। जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट रूक को भेजा था। उसने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। जगन्नाथ ढाल उसका विरोध किया और अंग्रेजी सेना को ढाल भूमि से बाहर कर दिया। यह विद्रोह 10 वर्ष तक चलता रहा। 1777 में कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल के शासन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। भूमिज और चुआड़ विद्रोह। भूमिज और चुआड़ विद्रोह। भूमिज जाति दक्षिणी बिहार के बड़ा भूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं। कंपनी सरकार द्वारा 1769 में भूमिज के जमीनों पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिस के साथ भूमिज किसानों की झड़प हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेजी फौज पीछे हटती गई। सिपाहियों को भगाकर नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। भूमिज के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत रूप के आगे अंग्रेज का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम तथा सिंहभूम के भूमिज भी विद्रोह में शामिल हो गए। कंपनी सरकार विवश होकर एक समझौता किया और भूमिज एवं पाइक जाति से छीनी गई जमीनें वापिस कर दी। सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजन आदि
भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता थे। समझौते के 25 वर्ष तक 1805 से 1830 शांति बनी रही। भूमिज विद्रोहियों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी चुआड़ कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना गया। जगन्नाथ देव का विद्रोह 1773 से 1785। संथाल परगना में पहाड़ियाँ जनजाति अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़ियों सरदार को सहयोग कर रहे थे। कैप्टन ब्रुक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, जिससे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल 1773 में देवघर के नज़दीक त्रिकुट पहाड़ के पास ब्रुक के सैनिकों और घटवाल सरदार जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच मुठभेड़ हुई। जगन्नाथ देव के सैनिक तीर तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक तोप बंदूकों के साथ। तोप की मार से जगन्नाथ देव की योद्धा बड़ी संख्या में हताहत हुई। जगन्नाथ देव को अपना किला खो देना पड़ा। 1775 में वे पुनः विद्रोह पर उतर गए। 1776 में उनकी जमींदारी उनके बेटे रूपनारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूपनारायण देव ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों के विरुद्ध वह भी अपने पिता की तरह लड़ते रहे। पहाड़ियाँ सरदार उन्हें सहयोग करती रही, परंतु तोप की मार से रूपनारायण देव के योद्धा पराजित हो गए। अंततः 1785 में रूपनारायण देव ने हथियार डाल दिए। हो कोल जनजातियों का विद्रोह 1769 में रैयत कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू कराया। वह सड़क मुंडाओं हो के कई गांवों से होकर गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओं हो को बेकार करने के लिए बाध्य करने लगे, उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब से मुंडा तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ते जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। हो लोगों का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योंझर जिले तक फैल गई। मेजर रफसेज ने हो विद्रोह को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़ाकों जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों के दमन चक्र चलाया। गांवों के गांव जला दिए गए। लाचार होकर 24 घंटे के मुंडा हो योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गुमला, गम्हरिया, बरंडापीर के हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। विद्रोही सरायकेला, चैनपुर, चक्रधर के गांव-गांव में फैल गया। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वे युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोही को कठोरता के साथ दबा दिया गया। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोह का समझौता हुआ। अंग्रेज के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नरबली देने वाले जनजातियों को कोल कहा जाता था। तामर विद्रोह रांची के तामर क्षेत्र में रहने वाला मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अस्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगल से संबंध बदल गए थे।
मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को तामर भेजा। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरता पूर्वक कुचल दिया। 5 वर्ष के बाद 1789 में विष्णु मुंडा एवं मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ। कैप्टन होगन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। होगन के बाद लेफ्टिनेंट कपूर को भेजा गया, जिसने मुंडाओं का कत्लेआम कर विद्रोह दबाने में सफल हुआ। 1807 में दुखम मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बंदोबस्ती, पुलिसिया दमन चक्र, लगान वृद्धि, कर वसूली आदि से क्षुब्ध होकर मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए। कैप्टन रफसीज ने क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया था। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति बिहार के वीरभूमि जिले वर्तमान संथाल परगना के पहाड़ियों पर निवास करती थी। 1770 में वीरभूमि में अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने हाट बाजारे, गांवों, घरों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और मुगलों की संयुक्त सेना के साथ पहाड़िया लोगों से संघर्ष हुआ, जिसमें पहाड़िया सरदार रमना आहारी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में पहाड़िया सरदारों करिया पुजहर, चेंगरू, सवरिया, पचागे, डोम्बो ने उधवा नाला के पास संयुक्त सेना पर आक्रमण कर काफ़ी क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल जनजातियों को लाकर पहाड़ियों क्षेत्र में बसना शुरू किया। पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेज कर्मचारी, सैनिकों, पादरियों पर आक्रमण करने लगे। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा जंगल काटकर भूमि तैयार करने का महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी विरोध किया। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1807 में उन्होंने फांसी दे दी गई। पहाड़िया सरदार इसकी प्रतिक्रिया में आक्रमण करने लगे। तब अंग्रेजों ने समझौता का रास्ता अख्तियार किया। पहाड़िया नेताओं को सरदार की उपाधि, पेंशन, स्वशासन, खाद्य सामग्री आदि प्रदान करने के साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी प्रदान कर दी। पहाड़िया लोगों की दशा सुधारने के लिए अगस्टस क्लीवलैंड ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य शुरू किया। समझौते के बावजूद पहाड़िया सरदार अंग्रेजों के काफिले का आक्रमण करते रहे। मुंडा कोल विद्रोह। मुंडा को कोल विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा जनजाति 1831 से 33 के वर्ष में कंपनी सरकार के विद्रोह एक सशक्त आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिण बिहार के जंगल, पहाड़, तलहटिया में मुंडा जनजाति निवास करती है। उनके समाज में रुपयों पैसों का प्रचलन भी नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे जो वे नहीं दे पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी। मालगुजारी वसूल करने वाले कर वसूलने पहुंच जाते, जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त करने लगे, मवेशी को हाँक कर ले जाते, बेगारी करवाते, रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता। वे नई व्यवस्था को समझ भी नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते वे थक भी चुके थे। वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के बाहर गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गई। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराज छोटा नागपुर को छोड़कर
किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ़ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर से माफ़ी की घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मारा जाने लगा। महाराजा से हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही को कम से कम समय के लिए बंदी बनाया जाएगा। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। गंगा नारायण सिंह का विद्रोह। 1832-33 में धालभूम, बड़ाभूम तथा पाटकुम परगना में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बड़ाभूम के राजा, उसके पदाधिकारी, विशेषकर दीवान माधव सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई। बड़ाभूम के राजा बेलाक नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ। अंग्रेज इस झगड़े को हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया। 1798 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई। उसके दोनों पुत्रों गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हुआ। गंगा नारायण सिंह ने गंगा गोविंद सिंह का पक्ष किया, जिससे वे राजा बन गए। माधव सिंह दीवान बने। दीवान बनते ही राज परिवार के गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारने के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया। गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दीवान माधव की हत्या कर दी। उसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर राजस्व वसूलने निकल पड़े। 14 मई 1832 को मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिक पर हमला किया। अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेंट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसवा के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उनका सिर काटकर कमिश्नर थॉमस विल्किंसन के पास रांची भेज दिया गया। इसके साथ ही विद्रोह शांत हुआ। संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति ने 1855 में कंपनी सरकार की अमानवीय कानूनों, कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस, महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संथालों को जमीन से धोखाधड़ी कर बेदखल किया जाने लगा। महाजनों के जाल में फंसकर भी वे अपनी जमीनों गांवों दे देते थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में लाकर वीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया। संथाल बसावट क्षेत्र में दामिन एकोह नाम दिया गया था। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्र में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल भूक्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा किया। संथालों को राजमहल के दामिन एकोह में बसने के लिए मजबूर करने लगे। उन्हें लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ रहा था। महाजन अपने जाल में फंसाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया गया। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। शोषण के खिलाफ वे थाना में शिकायत करने लगे। उल्टे शिकायतकर्ता को ही लुटेरा बताकर जेल में बंद कर दिया जाता था। दिघी थाने का दरोगा महेश दत्त सजा देते थे। वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं करते। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आया। 30 मई 1855 को भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दरोगा महेश दत्त की हत्या कर दी गई। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिसों के बीच संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली का शिकार हुए। सिद्धू और कान्हू को जंगल से पकड़ लिया गया और बरहेत में ही फांसी दे दी गई। पूरा भोगनाडीह गांव को अंग्रेज ने आग लगाकर जला डाला। सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 में 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विद्रोह करते रहे। भूख तथा व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों से सामना नहीं कर सके। क्रूरता के साथ संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। लगभग 60,000 संथाली उस क्रूरता के शिकार थे। लोटा विद्रोह कंपनी सरकार जेल कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती थी। जेल के अंग्रेज अधिकारी उन्हें मनुष्य मानते ही नहीं थे, इसलिए उन पर मौके बेमौके पिटाई किया जाता था। खाने पीने रहने तक में ही ऐसा ही व्यवहार उनका था। अमानवीय से तंग आकर मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जेल के भीतर 1856 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के तत्व में तो जमा हो ही रहे थे। ऐसे ही समय जेल कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। जेल अधिकारियों के इस निर्णय का कैदी विरोध करने लगे। कैदियों के सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज़ में इतना दम थी कि अंग्रेज अधिकारी भी बढ़ते विद्रोह से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से अभिहित किया गया। बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु तात्कालिक राजनीतिक परिवेश में इस आंदोलन का रूप भारत में अंग्रेज राज को समाप्त करने के उद्देश्य से एक धार्मिक राजनीतिक रंग ले लिया। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। यह आंदोलन 46 वर्ष तक 1822 से 1868 तक चला। बहावियों का मानना था कि अंग्रेज कट्टर ईसाई है, इसलिए सच्चे मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि मशरिकों ईसाइयों द्वारा प्रशासित देश का त्याग हिजरत करना था। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज ईसाइयों के रहते सुधार संभव नहीं है, इसलिए वे कंपनी शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। बहावी यह प्रचार करते रहे थे कि अंग्रेजी ईसाई शासन के अंतर्गत भारत दारुल हर्ब काफिरों द्वारा शासित देश बन चुका है। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए अफगान काफिले की मदद से सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया। इस राज्य के लिए सैनिक तथा आर्थिक साधन जुटाने के लिए पटना में केंद्र शासित की गई। अंग्रेजों और बहावियों के बीच 1852-1858 में संघर्ष हुआ, जिससे बहावी पराजित हुए। 1857 की क्रांति के समय बहावी पुनः सक्रिय हुए और विद्रोहियों के साथ मिलकर संघर्ष करने लगे। 1863 में संघर्ष हुआ, जिसमें बहावी पराजित हुए। बड़ी संख्या में बहावियों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के याहिया अली, आमिर खां, हसमतदाद खां, अहमदुल्ला अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास देकर काला पानी अंडमान भेज दिया गया। पटना के बहावियों की शक्ति 1870 से 71 तक समाप्त हो चुकी थी। राजाओं का प्रतिरोध। उत्तर बिहार के राजा कंपनी सरकार के समक्ष नतमस्तक हो चुके थे, परंतु दक्षिणी बिहार के नागवंशी राजा रामगढ़ राज पद्मा, पलामू के चेरो राजा, सिंहभूम के राजाओं सरायकेला खरसवां, आसानबनी राजा आदि कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति का प्रतिरोध करने लगे। बिहार के छोटा नागपुर
खास पर नागवंशी राजाओं के ऐतिहासिक शासन व्यवस्था थी। नागवंशी राजा पर वर्चस्व स्थापित करने का अर्थ था पूरे दक्षिण बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेना। नागवंशी राजा 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया था, परंतु अंग्रेजों के शाह पर रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह ने नागवंशी राज के एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिससे वसूली नहीं हो पा रही थी। नागवंशी राजा कर देना बंद कर दिया था और इस संबंध में पटना काउंसिल के पास एक आवेदन भी दे दिया था। रामगढ़ राज पर राजस्व बढ़ाते चले गए, जिसका प्रतिरोध रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह ने किया था। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।